नमस्कार, न्यूयॉर कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा, जहां रोज की तरह आज भी आपको किसी एक कंपनी की पूरी जानकारी देंगे। उस कंपनी की हर छोटी बड़ी बारीकियों से आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप अपने निवेश को बेहतर बना सकें। न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे साथ होगी एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी, एक रियल एस्टेट डेवलपर, लेकिन जिसका बिजनेस मॉडल बेहद यूनिक है। यूनिक इसीलिए क्योंकि शायद बाकी रियल एस्टेट रन द मिल डेवलपर्स जो है उनसे काफी हद तक इस कंपनी का कारोबार बेहद अलग है। कंपनी के रिटर्न रेशियोज बेहद स्ट्रॉन्ग हैं। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विशाल गुप्ता जुड़ेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में। आगे उनसे समझेंगे वाकई क्या है बिजनेस मॉडल, किस तरह का आउटलुक नजर आ रहा है, किस तरह के प्लान्स हैं इस कंपनी के। लेकिन गुप्ता साहब से बात करने से पहले क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। ध्यान रखें, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है। एक लंबे अंतराल के बाद, एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद इंडियन मार्केट्स में कारोबार की शुरुआत हुई है और ये जो शुरुआत हुई है थोड़े से कमजोर नोट पे आपको होती हुई नजर आएगी। सेंसेक्स और निफ्टी इस समय दिन के लोज के आसपास ट्रेड करते हुए अब ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास का दबाव झेल रहे हैं। हालांकि ग्लोबल क्यूज जब आज कारोबार की शुरुआत हुई थी तो मिक्स थे। कल अमेरिकन मार्केट्स थोड़े से दबाव 1/4 से आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुए थे। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स थोड़े से पॉजिटिव नजर आए थे, इसीलिए मिक्स क्यूज थे। तो हमने शुरुआत एकदम फ्लैटिश नोट पे करी, लेकिन दिन के दौरान वीकनेस गहराती हुई नजर आई। इंटरेस्टिंगली कल हमने देखा था यूरोपियन मार्केट थोड़े से स्ट्रॉन्गर नोट पे बंद हुए थे। आज वहां पे एक तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, तो वहां से कोई सपोर्ट आता हुआ नहीं। इस समय जो यूरोपियन मार्केट ट्रेड कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 3/4% के आसपास के दबाव के साथ वहां पे कारोबार होता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए भी इंडियन मार्केट में थोड़ी सी जो माइल्ड रिकवरी आई थी दिन के दौरान वो फेड आउट होती हुई, वो फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से दिन के लोज पे भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। एफआईज की तरफ से ध्यान रखें, लगातार शुद्ध बिक्री के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो एफआईज लगातार अब इंडियन मार्केट्स में बिकवाली करते हुए आपको नजर आएंगे, मुनाफा वसूली करते हुए नजर आएंगे। काफी हद तक ग्लोबल मैक्रो एनवायरमेंट से कंसर्न्स एमिनेट हो रहे हैं। इस समय खासतौर पे चीन को लेकर कंसर्न्स है, ना सिर्फ उसकी ग्रोथ को लेकर बल्कि वो डंपिंग को लेकर कंसर्न्स भी हैं। इसलिए कुछ पॉकेट इंडियन मार्केट्स में स्पेसिफिकली इसीलिए भी हिट होती हुई नजर आ रही हैं। ध्यान रखें, हमने एक तगड़ी रैली भारतीय बाजारों में देखी थी इससे पहले तक। अब पिछले मेरे ख्याल से सितंबर से लेकर अब तक तगड़े मूव्स देखने को मिले थे। अब वो समय आ गया है जब वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने की जरूरत है। इस हफ्ते रिजल्ट सीजन का आगाज होगा। इनफैक्ट शुक्रवार को दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस अपने रिजल्ट्स घोषित करेगी, तो बाजार उससे पहले भी थोड़ा सा नर्वस है किस हद तक रिजल्ट सीजन इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, ट्रैक्शन मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट्स के वैल्यूएशंस को इस समय जस्टिफाई करने के लिए। यहां तक टर्नओवर की बात है आपकी स्क्रीन पे 1 लाख करोड़ के प्लस टर्नओवर्स ऑलरेडी क्लॉक करते हुए टर्नओवर्स के लिहाज से थोड़ा सा कमजोर दिन। हालांकि ध्यान रखें, अभी भी 2 घंटे का ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है, शायद हम आसानी से 2 लाख करोड़ के आसपास के टर्नओवर्स आज फिर से क्लॉक करते हुए नजर आए। इस समय निफ्टी 7890 के लेवल्स पे ट्रेड करता हो तो 7900 के लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो ऑप्शंस डेटा है इस सीरीज का, अक्टूबर सीरीज का, वो दिखा रहा है 7800 के पुट और 8200 के कॉल पे सबसे ज्यादा बिल्डअप है। तो 7800 लोअर साइड पे, 8200 अप साइड पे, ये एक ब्रॉडर रेंज इंडिकेट कर रहा है इस समय ऑप्शंस का डेटा। और शायद 7800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडियन मार्केट्स को मिलता हुआ नजर आए। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स भी आज के ट्रेडिंग सेशन में वीक है और इनफैक्ट वहां पे भी कमजोरी कुछ हद तक गहराती हुई। मिड कैप्स अब आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब मैंने लास्ट मार्केट चेक लिया था तो 1/3% के आसपास मिड कैप्स में दबाव था, तो वहां पे भी दबाव गहराता हुआ। स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पे हल्के हरे निशान पे कुछ देर पहले ट्रेड कर रहे थे, अब हल्के लाल निशान पे ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो ब्रॉडर मार्केट्स भी हल्के वीकिश नोट पे आपको आज नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ भी अब धीरे धीरे थोड़ी सी और कमजोर होती हुई, तो 1:1.5 का रेशियो, यानी कि हर 2 बढ़ने वालों के सामने 3 स्टॉक बाजार में ऐसे जो ऐसे कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। कहां से आ रहा है दबाव? ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टरल पॉकेट्स वीक ट्रेड कर रही हैं। मेटल्स में सबसे ज्यादा दबाव है। ध्यान रखें, चाइना की ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स हैं, इसलिए चाइना को लेकर, आयरन ओर को लेकर, मेटल को लेकर, डंपिंग को लेकर कंसर्न्स हैं। तो मेटल एज अ पैक आज कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ, इनफैक्ट 2.25% के आसपास की कमजोरी, दिन के लोस पे ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स इंटरेस्टिंगली आज मुनाफा वसूली का दबाव झेल रहे हैं। अब तक ट्रेंड को बक करते हुए नजर आए थे। फार्मा आपके सामने 1% का दबाव है। कैपिटल गुड्स, बैंक्स में खासतौर पे पीएसयू बैंक्स में कमजोरी है। इंफ्रा कंपनीज कमजोर है और एक लो वेटेज वाली पॉकेट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी आज अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। तो तमाम पॉकेट्स खासतौर पर हाईलाइट कर रहा हूं जहां पे दबाव देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का पॉकेट्स हैं जो बाजार के मूड से अलग चाल चलने की कोशिश कर रही हैं। उनमें कुछ हद तक रियल एस्टेट थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आएगा आपको अगर आप रियलिटी इंडेक्स देखें आपकी स्क्रीन पर, और ऑटो माइल्डली पॉजिटिव है।
तो ये दो पॉकेट्स आज कुछ हद तक हरकत दिखाती हुई, कुछ हद तक ट्रेंड को बक करने की उम्मीद के विपरीत कारोबार करती हुई नजर आ रही है। खासतौर पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर डाल लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे बड़ा कमजोर स्टॉक, 0.3% का कमजोर दबाव है। सन फार्मा में कमजोरी है। रियल्टी इंटरेस्टिंगली आपको पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जबकि डीएलएफ पे तगड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, 2.5% के आसपास का तगड़ा वेटेज है। उस लिहाज से आप देख सकते हैं एक्स डीएलएफ शायद रियल एस्टेट एज अ पैक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शायद देखने को मिल रहा है। मारुति सुजुकी हल्का सा दबाव दिखाता हुआ, हिंडाल्को में अच्छा खासा प्रेशर 4% के आसपास, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रेशर वाला स्टॉक है इस समय। तो मेटल्स में ऑब्वियसली दबाव है, तो जेएसपीएल फिर से 3% कमजोर, 165 के लेवल्स पे इस समय ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तगड़ी पिटाई हुई है, 300 प्लस के लेवल सबसे कुछ ही महीने पहले इस काउंटर ने दिखाए थे, आज 165 पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। केन इंडिया, एचडीएफसी, बीओबी जैसे काउंटर्स में प्रेशर। टाटा मोटर्स इंटरेस्टिंगली आज की ट्रेडिंग सेशन में 2% के पॉजिटिव गेन्स दिखाता हुआ एक ही नोटवर्दी मूवर है आज के ट्रेडिंग सेशन का। इसके अलावा माइनर गेन्स कुछ और काउंटर्स ईक आउट करते हुए, मिसाल के तौर पे एनटीपीसी, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स में 0.5% या उसके आसपास के गेन्स हैं। लेकिन रियल एस्टेट आज ट्रेंड को बक करा और इंटरेस्टिंगली आशियाना हाउसिंग आज हमारे रडार पे, एक रियल एस्टेट कंपनी, और इस कंपनी के एमडी मिस्टर विशाल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता साहब बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल पढ़ रहा था, काफी हद तक डिफरेंट नजर आता है बाकी रियल एस्टेट कंपनी से। दो स्पेसिफिक बिजनेस सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती है, कंफर्ट होम्स और सीनियर लिविंग। अगर आप ये बिजनेस मॉडल इस कंपनी का समझा सकें आसान शब्दों में, और ये बिजनेस सेगमेंट्स का क्या मतलब है सर? कंफर्ट होम्स जो है व्हाट जो हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं, वो मिडिल इनकम सेगमेंट को हम लोग हाउसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और उस सेगमेंट में लग्जरी से ज्यादा आवश्यक एक कंफर्टेबल लिविंग मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। साफ सफाई, रख रखाव, बच्चों के लिए खेलने की सुविधाएं, तो इस तरह की मेंटेनेंस की सुविधा, सेफ्टी सिक्योरिटी की सुविधा। तो इट इज मोर आवर थॉट फॉर द डिजाइन ऑफ द अपार्टमेंट, द डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोर रिलेटेड टू कंफर्ट ऑफ द कस्टमर। तो इसलिए उसका थॉट प्रोसेस नॉमेनक्लेचर कंफर्ट होम्स दिया है। और दूसरा जो हम लोगों का प्रोडक्ट सेगमेंट है वो सीनियर लिविंग है, जो कि जो एज के साथ जो रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, तो ये एक हाउसिंग सोल्यूशन फॉर एजिंग नीड्स का है। तो इसमें खासकर एजिंग में कंपेनियनशिप नीड्स, डाइनिंग फैसिलिटी नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, emergency response system. So we have integrated the various requirements of the customer which comes due to the aging. तो गुप्ता साहब बेसिकली जो कंफर्ट होम्स है मेरे ख्याल से लो कॉस्ट हाउसिंग की तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग हुआ आपका, ये जो सीनियर लिविंग हुआ, इनसे रेवेन्यू मिक्स कितना है इन दोनों बिजनेस सेगमेंट्स का? आई एम एज्यूमिंग लो कॉस्ट हाउसिंग का ज्यादा थ्रस्ट होगा, पर कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वहां से आता है? बिल्कुल, अभी कंफर्ट होम्स इज कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 85% ऑफ द इंटायर बिजनेस, एंड सीनियर लिविंग इज 10 to 15%. ओके, आशियाना हाउसिंग कौन सी ज्योग्राफी, कौन सी सिटीज, किस पार्ट ऑफ द कंट्री ज्यादा एक्टिव है, कहां पे आपके लैंड ट्रैक्ट्स हैं, कहां पे आपके प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं? तो हम लोग आज के दिन 8 शहरों में काम कर रहे हैं, और जिसमें से डोमिनेंट अभी हमारे 2 शहर हैं, एक भिवाड़ी जो कि दिल्ली के पास एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, और जयपुर। इसके अलावा नीमराणा, जोधपुर, जमशेदपुर, लवासा जो पूना के पास है, और हलोल अगेन इन इंडस्ट्रियल टाउनशिप ऑफ बड़ौदा, और हाल फिलहाल में हम लोगों ने सोहना जो कि सोना गुड़गांव रोड पे जमीन है उसको उसमें वेंचर किया है। तो ज्यादातर ये कंपनी एक्टिव है टायर 2, टायर 3 सिटीज में, खासतौर पे वहां पे फोकस कर रही है। इंटरेस्टिंगली मैं पढ़ रहा था इस कंपनी का बिल्कुल ना सिर्फ सेगमेंट्स के लिहाज से गुप्ता साहब, मैं पढ़ रहा था इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इसलिए भी यूनिक है, कह रहे हैं कि एसेट लाइट डेवलपर है आप। जब ये कहा जा रहा है आपको स्पेसिफिक एसेट लाइट डेवलपर, आसान शब्दों में इसका मतलब होगा शायद कि जो लैंड की होल्डिंग्स हैं वीजा भी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट पड़ती है वो सिग्निफिकेंटली कम होगी शायद आपके केस में। अगर है तो वाकई क्या कोई इनहेरिटेड लैंड्स हैं जो इसको आप इतना सस्ता मिल रहा है, या फिर किस तरह से बिजनेस मॉडल इस कंपनी का वर्क करता है, और कैसे ये लैंड जिसकी बात करी जा रही है बहुत सस्ती होती है?
ऐसी कोई बात नहीं है, लैंड कोई बहुत सस्ती वाली बात नहीं है, बट आई थिंक कंपनी के अंदर जो हमने खास कोशिश ये की है कि हम उन लोकेशंस में डेवलपमेंट करें उस सेगमेंट को जहां पे लैंड की कीमत टोटल सेल वैल्यू की कीमत 15% के आसपास बैठे। तो और जो कंपनी का रेवेन्यू मॉडल है वो बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ रॉ लैंड इनटू अबोर्ड्स, घरों में जो जिन घरों में लोग रह सके उसको बनाने में हमारा जो रेवेन्यू मॉडल उधर है। और हम लैंड बैंक नहीं करते, इसलिए भी एसेट लाइट है। हम लोगों का ये फिलॉसफी है कि भाई जो जमीन है वो एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल है और उसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइकिल, सेल साइकिल, ये आपको सैंक्शंस वगैरह के जो टाइम पीरियड्स को देखते हुए हम लैंड टिपिकली 5 to 7 years सिटी के कंजम्पशन के बेस पे रखते हैं। तो दैट इज अनदर रीजन दैट वी आर एसेट लाइट। 15% कह रहे हैं आप लैंड कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की, क्या वाकई अचीवेबल है इस केस में, जहां पे हम देख रहे हैं ज्यादातर टायर 2, टायर 3 सिटीज में भी लैंड की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली अप्रिशिएट होती हुई नजर आ रही? सर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो एकदम हैपनिंग लोकेशंस है वहां पे जमीनें काफी महंगी हो जाती हैं, तो कैन वी गो लिटिल आउट ऑफ द प्रेजेंटली मोस्ट पॉपुलर लोकेशंस और वहां हम हाई क्वालिटी डेवलपमेंट के साथ उसको कॉम्पनसेट करके उस एरिया को डेवलप कर देते हैं, जिसके कारण अल्टीमेटली वहां रहना एक बड़ी जो वहां रहते हैं लोग वो बड़े खुश रहते हैं, जिसके कारण उस एरिया का पूरा ओवरऑल विकास हो जाए। ओके, गुप्ता साहब बन रही हमारे साथ। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं आशियाना हाउसिंग जो कंपनी आज हमारे रडार पे है, इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास का है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में 67% का स्टेक है और इंटरेस्टिंगली इस साल ईयर टिल डेट मतलब कि इस साल शुरुआत से लेकर अब तक इस काउंटर ने 130% के पॉजिटिव रिटर्न्स क्लॉक करे। छोटे से ब्रेक के बाद इस कंपनी के एमडी से बातचीत जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे आज आशियाना हाउसिंग और इस कंपनी के एमडी मिस्टर विशाल गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। गुप्ता साहब, हालांकि ब्रेक पे जाने से पहले आपने हाईलाइट करा था जो एसेट लाइट मॉडल है उसमें आप लैंड को एक रॉ मटेरियल के तौर पे ट्रीट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपसे जानना चाहूंगा इस टाइम पे आशियाना हाउसिंग के पास कितनी लैंड ट्रैक्ट है, कितनी जमीन है और ये जो जमीन कंपनी इस समय ओन करती है क्या फुल्ली पेड फॉर है? देखिए, हम लोग जमीन दोनों तरीके से फुल्ली पेड करके परचेज भी करते हैं और जमीनों में जॉइंट वेंचर भी करते हैं। इस समय कंपनी के पास कुल मिला के 1 करोड़ 45 लाख स्क्वायर फुट हाउसिंग करने की जमीन कंपनी के पास इस वक्त उपलब्ध है। क्योंकि आप कह रहे हैं आप जेडीए करते हैं, मैं पढ़ रहा था कि कंपनी एक्चुअली स्काउट करे कुछ जेडीए जॉइंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। एनीथिंग टू रिपोर्ट ऑन दैट फ्रंट? किसी से कोई बातचीत चल रही है इस समय? और इंटरेस्टिंगली अब तक आप, मैं पढ़ रहा था, टायर 2, टायर 3 सिटीज पे फोकस करते हैं, लेकिन अब शायद चेन्नई जैसे मार्केट्स को भी कंपनी अप्रोच करने वाली है, कई सारे इंपॉर्टेंट गुजरात सिटीज को अप्रोच करने वाली है। क्या व्यक्ति ये सब ऑन द रेडार है? अब आप नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल कोशिश जारी है। जब व्हेन आई हैव समथिंग टू रिपोर्ट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। इस समय किसी के साथ ऐसी कोशिश बातचीत नहीं हुई है? कोशिश जारी है। चलिए, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। अब तक आपने बताया कि आप वो जो कंफर्ट होम्स या जिसे मैं लो कॉस्ट हाउसिंग आसान शब्दों में समझ रहा हूं, या फिर जो सीनियर लिविंग है उस पर आप ये कंपनी खासतौर पे फोकस करती है, लेकिन इसके बियॉन्ड क्या आशियाना हाउसिंग की अल्टीमेटली एक ड्रीम या फिर उस पर्टिकुलर पॉकेट वो कमर्शियल स्पेस हो या वो जो मार्की प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं उस तरफ मूव करने की कंपनी की इवेंचुअली कोई योजना, या फिर आपका थर्स्ट एरिया यही रहने वाला है? जी हमारा ये कंपनी में मानना है कि जिस सेगमेंट को हम केटर कर रहे हैं उस समय अभी वहाँ डिमांड बहुत हेवी है और बहुत काम उसमें करना बाकी है। और नई सरकार का विजन भी है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022
और जिस सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं शायद उस सेगमेंट की ज़रूरतें भी बहुत हेवी हैं और कंपनी का आने वाले वक्त में उसी एरिया में कंसंट्रेशन बना रहेगा। सो हम लोग कंफर्ट होम्स और सीनियर लिविंग में ही अपना फोकस बनाए रखेंगे क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा हटके है। आपने खुद ही कहा जो पॉपुलर डेस्टिनेशन होते हैं उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं, आप अपना एक वेंचर क्रिएट करते हैं जिससे डिमांड ट्रैक्शन इंप्रूव होता है, इसलिए लैंड सस्ती पड़ती है आपको। इस स्पेसिफिक पॉकेट के लिए डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है? जिस तरह से हमने देखा था इस समय स्लो डाउन पूरे रियल एस्टेट पैक पे इंपैक्ट करता हुआ नजर आया था कि आशियाना हाउसिंग पे भी अच्छा खासा दबाव भी स्लो डाउन का देखने को मिला था, और अब हालात कैसे? नहीं, वी हैव बीन रादर फॉर्चुनेट और हमने ये देखा है कि अगर कस्टमर का ध्यान रखा जाए तो कस्टमर आपको रिवॉर्ड करता है, और खासकर जब वक्त उतना फेवरेबल ना हो तो और ज्यादा वो बेनिफिट उस चीज की समझ में आती है। और लास्ट 6 months में कंपनी हैज ऑलरेडी डन एन एरिया बुकिंग ऑफ मोर देन 10 लाख स्क्वायर फुट एंड जो कि और हमारा एनुअल टारगेट 24 लाख स्क्वायर फुट का है, तो वी आर ऑन वे। ओके, चलिए गुप्ता साहब बन रही है हमारे साथ। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खास तौर पर फोकस करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे आज आशियाना हाउसिंग और इस कंपनी के एमडी मिस्टर विशाल गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। गुप्ता साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे, आपने प्रोजेक्ट्स की बुकिंग्स की बात करी, ईयरली टारगेट्स मीटअप करने की बात करी, लेकिन ये पॉजिटिव मूड शायद आपके क्वार्टरली नंबर्स पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। खास तौर पे Q1 के नंबर्स जो लास्ट रिपोर्टेड फाइनेंशियल था, बिक्री 40% कमजोर थी, इबिटा लॉस 2.5 करोड़ रुपए का हुआ, कुल लॉसेज 2-2.25 करोड़ रुपए के आसपास के हुए। क्या वजह थी Q1 में इतने म्यूटेड परफॉर्मेंस, कमजोर परफॉर्मेंस की? सर कई कारण है, उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है वो कंपनी जो है वो पोजेशन बेस्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करती है। हमारा ये मानना है कि हमारी जो लायबिलिटी तभी पूरी होती है जब हम कस्टमर को फ्लैट हैंडओवर कर देते हैं। वी आर नॉट कॉन्ट्रैक्टर्स, वी आर एक्चुअली बिल्डिंग हाउसेज एंड डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट। सो इसलिए जो जिस समय बुकिंग होती है और रेवेन्यू जिसका जब उसका बुक्स में रिकॉग्नाइज होता है उसके अंदर एक लैग आ जाता है। और ये बिकॉज वी शिफ्टेड द अकाउंटिंग सिस्टम बैक टू पोजेशन बेस्ड, तो ये इस साल आपको ये लैग काफी कम हो जाएगा और आपको मार्च में कुछ बेहतर देखने को मिलेगा, और अगले साल से आपको अलॉट मोर कंसिस्टेंट एनुअल रिपोर्टिंग तो दिखाई देगी। क्वार्टरली रियल एस्टेट पोजेशन बेस्ड अकाउंटिंग को क्वार्टरली एनालाइज करना थोड़ा सा गलत। ठीक है गुप्ता साहब, बिल्कुल ठीक पॉइंट टेकन। तो इसका मतलब आने वाले क्वार्टर्स में शायद जो डिलीवरीज जो है कई सारे प्रोजेक्ट्स में इंप्रूव होती हुई नजर आएंगे, इसलिए सीक्वेंशियली यहां से ग्रोथ पिकअप होगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, प्रॉफिट्स इस बार इनफैक्ट अपने लॉसेस क्लॉक करें, क्या मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट एटलीस्ट कि जो आपने बीते फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट्स करे थे उससे ज्यादा प्रॉफिट्स इस फाइनेंशियल ईयर में आप डिलीवर कर पाएंगे? सर profits definitely company is doing very well and you will see much better reported profits of the company in the coming years. जो मैं और आपको ये बताना चाहूंगा कि what you also need to see is how much cash we have generated in the business. Yes. After जो मेरे को customer advances आए और जो मेरे commitment जो मेरे को construction में पैसा उसको लगाना था, ठीक है, उसको लगाने के बाद we have been generating lot of positive cash flows to grow the business. तो पिछले साल हम लोगों ने करीब 120 करोड़ रुपए का पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया, इस साल भी उसी तरह के कैश फ्लोज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके गुप्ता साहब, आप कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी सी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। थे आशियाना हाउसिंग के एमडी जो कंपनी के आउटलुक आगे की ग्रोथ पे हमसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन चलिए कंपनी वक्त तो चला अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा, और इनफैक्ट हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत आए, गुड आफ्टरनून। दिन के लोज के आसपास ट्रेड होता हुआ, क्या खास होगा इस शो में आज? गुड आफ्टरनून आशीष, देखना होगा कि बाजार क्लोज कैसे होता है, क्योंकि आज दिन भर आप देखिए दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आया।
आधे पौने घंटे जरूर मिड कैप इंडेक्स हर निशान में रहा, उसके बाद वो भी दबाव में है। तो देखना होगा आज क्लोजिंग किस लेवल पर होती है। काफी सारी बीटीएससी स्ट्रैटेजीज भी लेकर आएंगे अपने सारे के सारे दर्शकों के लिए। तो 90 मिनट काफी इंपॉर्टेंट होंगे भारतीय बाजारों के लिए। आप बने रहिए सिंधी सी आवाज के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।